Good morning, everyone. I'm Dr. Prabjot Kaur, working as an assistant professor, Home Science, in Guru Nanak Girls College, Yamunanagar. Today, I'm going to discuss with you a topic water soluble vitamins, part 1. This topic has been taken from BSc Home Science, Semester 2, Fundamentals of Nutrition. Course code is 206, affiliated to MDU. It is also a part of BSc Home Science Semester 2, subject name Basic Nutrition, course code 115 of KUK syllabus, and this is also a part of BA 3 Home Science Semester 5, course code 301 of KUK syllabus. So students, let's start our topic. The learning outcomes of this presentation would be to describe the structure and functions of water-soluble vitamins, identify their respective food sources, bioavailability, consequences of deficiency and toxicity, recognize the recommended amount needed during various physiological stages of life, and appreciate their importance in relation to other nutrients. इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों आप समझ पाएंगे जल में घुलनशील विटामिनों की संरचना एवं कार्यों के बारे में, उनसे संबंधित भोज्य पदार्थों को जान पाएंगे तथा उनकी कमी एवं अधिकता के दुष्प्रभावों को समझ पाएंगे। इसके साथ साथ आप इन विटामिनों की प्रस्तावित मात्रा जो कि विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं के समय ज़रूरत होती है उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा इन विटामिन्स की क्या ज़रूरत है या क्या महत्व है हमारी डाइट में अन्य पोषक तत्वों के साथ उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। So let's start our topic with our first vitamin, which is vitamin B1. The scientific name of this vitamin is thiamine. This is one of the earliest recognized vitamins. The chemical structure of thiamine was established by Williams in 1936. Thiamine molecule consists of two linked organic ring structures. One is a pyrimidine ring bearing an amino acid and a sulfur containing thiazole ring linked to the pyrimidine link by a methylene bridge. बच्चों, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमिन है। इसकी रासायनिक संरचना या स्ट्रक्चर विलियम्स के द्वारा 1936 में स्थापित किया गया था। इसका एक जो परमाणु है उसके अंदर दो रिंग होते हैं, जिसमें से एक रिंग पिरिमिडिन रिंग होता है जिसके एंड में एक अमाइनो एसिड होता है और दूसरा सल्फर कंटेनिंग थाइजोल रिंग होता है जो पिरिमिडिन रिंग के साथ सल्फर ब्रिजेस मिथाइलिन ब्रिजेस के थ्रू जुड़ा होता है। खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन B1 के जो फूड सोर्सेज हैं दे आर वेरी कॉमन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द विटामिन प्रेजेंट। हमने उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, विच आर रिच, गुड एंड फेयर सोर्सेज। रिच सोर्सेज यानी कि अति उत्तम स्रोत जो हैं इस विटामिन के, उनमें आते हैं राइस पॉलिशिंग, चावल के बाहर जो ब्रैन होता है, जो फक होती है जिसको हम अलग करवाते हैं जीरी से चावल निकालते समय, उसके बाद जब उसकी पॉलिश की जाती है उसको एक जैसा स्ट्रक्चर देने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसको राइस पॉलिशिंग बोला जाता है। व्हीट जम यानी कि दलिया, ड्राइड यीस्ट यानी कि सूखा खमीर और यीस्ट का एक्सट्रैक्ट यानी कि फ्रेश खमीर। तो इन चारों सोर्सेज में, इन चारों भोज्य पदार्थों में विटामिन B1 की बहुत अधिकता पाई जाती है। देन कम्स द गुड सोर्सेज विच इंक्लूड होल सीरियल्स यानी कि साबुत अनाज, होल व्हीट साबुत गेहूँ, मिलेट्स विभिन्न प्रकार के मिलेट्स जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि, रॉ एंड हैंड पाउंडेड और पार बॉइल्ड राइस, कच्चे या हाथ के द्वारा स्टीमिंग विधि के द्वारा साउथ इंडिया में जो राइस प्रिपेयर किए जाते हैं जिनको पहले आधा भाप से पकाकर फिर उनको प्रेस किया जाता है, उनमें विटामिन B1 पाया जाता है। पल्सेस यानी कि दालें, सोयाबीन, ड्राइड बीन्स सूखी फलियां,
ऑयल सीड्स, तिलहन एवं मेवे यानी कि नट्स। द फेयर सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 आर मीट, मांस, फिश मछली, एग्स अंडे, मिल्क दूध, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी कि फल एवं सब्जियां। तो स्टूडेंट्स, दीज वर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, इनकी जानकारी के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ विटामिन B1 इज regulator of enzyme activity. Thiamine regulates the enzymes involved in carbohydrate metabolism. कार्बोज के उपापचय में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें थायमिन एंजाइम्स को रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। It also works as a coenzyme in enzyme catalyzed reactions in the body. Thiamine बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में सह एंजाइम का कार्य करता है, कोएंजाइम का कार्य करता है, जो कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स के उपापचय से संबंध रखते हैं। TPP and TTP are vital for the nerves and cardiac tissues. Thiamine pyrophosphate और TTP आपस में इंटरकन्वर्टिबल कंपाउंड्स हैं और ये कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इसकी कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण हमारे टिश्यूज़ जो नर्वस टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू है उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं जो कि अवांछित होते हैं। Next function is the role in the conversion of carbohydrates to fats. Thiamine helps in the initial steps of fatty acids and sterol production. In this way, it also helps to convert carbohydrate to fat for storage of potential energy. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है तथा फ्यूचर और एमरजेंसी नीड्स के लिए फैट की प्रेजेंस में वो फैट की कन्वर्जन में आ जाता है। तो उस समय जो थायमिन है वो उसके इनिशियल स्टेप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूजेस। ये जो टेबल है ये ICMR के द्वारा किया गया रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का टेबल है फॉर डिफरेंट वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसमें अगर हम टेबल को ध्यान से देखते हैं तो जो विटामिन B1 है यानी कि थायमिन है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको अगर चेक करनी है तो मेन एंड वीमेन में लगभग 1 से 1.5 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है, जो कि प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में कुछ 0.2 और 0.3 मिलीग्राम्स इंक्रीज हो जाती है। यानी कि गर्भावस्था में और धात्री माताओं में विटामिन B1, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है, मैं अभी आपके साथ इस बारे में डिस्कशन करूंगी, हमारी बॉडी में जितनी कुल कैलोरीज जाती हैं उसके मुताबिक हमारी विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट डिसाइड की जाती है। दैट इज़ वाई ड्यू टू इंक्रीज्ड एनर्जी expenditure during pregnancy and lactation, the requirements of vitamin B1 are also increased. Infants में 0.2 to 0.5 मिलीग्राम्स की रिक्वायरमेंट है, बच्चों में 0.5 to 0.8 और बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ एडोलेसेंट एज या 10 to 17 ईयर्स में ऑलमोस्ट 1.0 to 1.5 की रिक्वायरमेंट इस विटामिन की रहती है। तो हालांकि इसकी बहुत ही कम मात्रा की हमें प्रतिदिन आवश्यकता है, परंतु इसकी कमी के कारण हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिनको अवॉइड करने के लिए वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द गुड एंड rich sources of vitamin B1 in our daily life, diet and life. थायमिन की जो रिक्वायरमेंट है वो मेनली मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या फैट्स और अल्कोहल के लिए ज़रूरत है। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स एनर्जी के साथ साथ इंक्रीज होती हैं, तो इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट्स को फूड एनर्जी की रेशो के साथ, फूड एनर्जी के अनुपात के साथ स्थापित किया जाता है। जितना ज़्यादा फूड का इंटेक होगा उसके मुताबिक प्रति 1000 किलो कैलोरी विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती रहती हैं। विटामिन B1 की कमी से जो रोग, जिसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स या लक्षण किसी भी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं वे है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक is a nutritional deficiency disease which is caused by the deficiency of vitamin thiamine in our diet,
एंड द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बेरीबेरी इंक्लूड, इस रोग के जो लक्षण जिनसे हम ये स्थापित कर पाते हैं कि व्यक्ति विशेष को विटामिन B1 की कमी है, वो क्या है? फर्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का कम हो जाना, वीकनेस एंड हैवीनेस इन द लेग्स, टांगों में कमज़ोरी और भारीपन आ जाना, फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट को महसूस होना, फीलिंग ऑफ पिंस एंड नीडल्स एंड नमनेस इन द लेग्स, टांगों में या पाँव में सुइयां चुभने जैसी फीलिंग होना या टांगों का सुन्न हो जाना, लॉस ऑफ सेंसेशन, दैट इज लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ टच ओवर द लेग्स। सो बेसिकली टांगों पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब है यदि कोई आपको छूता है तो आपको सनसनाहट महसूस नहीं होती टांगों में। टांगों के एरिया में विटामिन B1 की कमी से ये सारे चेंजेस दिखने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो पर्सन है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन B1 deficiency. This deficiency is of two types basically. First type is wet beriberi. अभी हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंड टाइप इज ड्राई beriberi and while third type is infantile beriberi. Infantile beriberi is further divided into wet and dry beriberi, which is divided into cardiovascular type and neuritic type. Now we are going to discuss all these deficiency symptoms one by one. First is wet beriberi. Wet beriberi means edema is an important feature of this beriberi. It may develop rapidly and involve not only the legs but also the face, trunk and serous cavities of the body. ओडीमा यानी कि पानी का जमाव हो जाना। जब भी शरीर के किसी हिस्से में पानी की वजह से सूजन आ जाती है या पानी का जमाव होने लगता है, पानी वहाँ पर रुकने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, क्यूमुलेट होने लगता है, तो उसे ओडीमा का नाम दिया जाता है। ये अचानक से भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी सिर्फ टांगे ही ना सूजें बल्कि चेहरा भी सूज सकता है, गर्दन में भी सोजिश आ सकती है या शरीर के अन्य भागों में भी इसको महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ वेट बेरी इज palpitation. Palpitation means forcible and rapid heartbeats which are felt by the patient. जब एक व्यक्ति अपनी तेज और बहुत तेज प्रगतिशील धड़कन को महसूस कर सकता है और उसको सांस लेने में कठिनाई अनुभव होती है, उसे पैल्पिटेशन बोला जाता है। The calf muscles are frequently tense, slightly swollen and tender on pressure. जो टांग का नीचे का हिस्सा है यानी कि नी से नीचे, जिसको आप पिंडली का हिस्सा बोलते हो, जब उस जगह की मसल्स, वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें बहुत रिजिडिटी आ जाती है और वो सूज जाती हैं या बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं जब प्रेशर डालते हो, तो वो भी एक वेट बेरी का ही लक्षण है। The veins of the neck are distended and show visible pulsations. हमारी जो नेक एरिया है, हमारी जो गर्दन है, उससे निकलने वाली जो शिराएं हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हैं और उनमें कुछ विजिबल पल्सेशन नज़र आने लगती हैं। जब आप वहाँ पे हाथ रखते हो तो आपको धड़कन महसूस होने लगती है। द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ लो एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकम्स हाई। जो हमारे हृदय के जो ब्लड प्रेशर्स हैं उसमें से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हृदय के आर्टेरियल्स और वेंट्रिकल्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं और सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब वो संकुचित होते हैं। द पल्स रेट बिकम्स फास्ट एंड बाउंसिंग। हृदय की गति और ब्लड की जो हार्ट की जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। नॉर्मली हमारी ये 72 टू 90 टाइम्स पर मिनट होती है, लेकिन यदि इससे तेज़ हो जाए तो हम फास्ट पल्स रेट उसको बोलते हैं। द हार्ट बिकम्स वीक एंड डेथ अकर्स ड्यू टू हार्ट फेलियर। इस केस में ज़्यादातर हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए वेट बेरी जो है वो कार्डियक टाइप के साथ जोड़ी जाती है। इसमें हृदय कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी हृदय के एकदम फेल हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इफ़ इट इज़ अनट्रीटेड। नेक्स्ट इज ड्राई बेरी। इसके भी शुरुआती लक्षण जो हैं, अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन वेट बेरी। वो वेट बेरी जैसे ही लक्षण हैं, लेकिन इन एडिशन टू दोज सिम्टम्स द मसल्स बिकम प्रोग्रेसिवली वेस्टेड एंड वीक एंड वॉकिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं तथा चलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
And next is the emaciated subject needs the help of sticks to stand and walk and finally becomes bedridden. Emaciation होता है जब हमारे शरीर में से फ्लैश बहुत कम रह जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हम सिकुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि जो संकुचित हुआ जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, उसको चलने के लिए, खड़े होने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है और फाइनल स्टेजेस में आकर वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है, चलने फिरने के लायक नहीं रह पाता है. एंड इफ दिस इज स्टिल अनट्रीटेड द पेशेंट कैन डाई. तो आप देखिए कितनी खतरनाक है एक छोटे से विटामिन की कमी जिसकी वजह से हम डेथ तक भी पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट हमने किया था इन्फेंटाइल बेरीबेरी. इसका मतलब है शैशव बेरीबेरी. जो सिम्टम्स विटामिन B1 की कमी से किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के बर्थ से लेकर पहले 2 सालों में दिखाई देते हैं, तब हम उसे शैशव बेरीबेरी या इन्फेंटाइल बेरीबेरी के नाम से जानते हैं. ये फर्दर 2 टाइप्स की है, वेट एंड ड्राई. जो वेट है वो हार्ट पर असर डालती है, इसलिए उसका नाम कार्डियोवैस्कुलर टाइप है, और जो ड्राई है वो नर्व्स पर असर डालती है या ब्रेन के साथ जुड़ी होती है, इसलिए उसका नाम न्यूरोटिक टाइप है. नाउ विल डिस्कस देयर सिम्टम्स वन बाय वन. जो वेट बेरीबेरी, वेट इन्फेंटाइल बेरीबेरी और कार्डियोवैस्कुलर टाइप इन्फेंटाइल बेरीबेरी है, उसके अंदर जो बेबीज़ हैं वो 2 से 4 महीने के दौरान इसके चपेट में आ जाते हैं. द ऑनसेट इज़ वेरी एक्यूट, बहुत तेज़ होता है, विद क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे कि कंजेशन आ जाता है हृदय में और हार्ट फेलियर हो जाता है, हृदय की ब्लॉकेज हो जाती है. ट्रैकियार्डिया, डिस्पनिया, एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हृदय का साइज बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, एलिवेटेड वेनस प्रेशर, वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, एनलार्ज टेंडर लिवर, यकृत का साइज बढ़ जाता है, ओडीमा वही वाटर रिटेंशन हो जाती है, और ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है. इन सम इन्फेंट्स cyanosis and pulmonary edema may develop rapidly and death may ensure in a matter of few hours. लेकिन कुछ केसेस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है कि कुछ इन्फेंट्स के अंदर बिल्कुल जहरीला सेप्टिक फैल जाता है बॉडी में और पल्मोनरी ओडीमा यानी कि लंग्स में पानी भर जाता है और इमीडिएटली डेथ हो सकती है विद इन फ्यू आवर्स. कुछ ही घंटों में बच्चे की मृत्यु हो सकती है. While the second type is neurotic type which is dry beriberi, इसको जनरली वर्निके कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है या सेरिब्रल बेरीबेरी के नाम से भी जाना जाता है. इसमें टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमारी त्वचा के ऊपर जितने भी खुले अंग हैं यानी कि हाथ और पैर, उनमें लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, टेंडरनेस ऑफ काफ मसल्स हो जाता है, जो पिंडलियों की मसल्स हैं वो नरम हो जाती हैं, एंड डिमिनिश टेंडन जर्क्स हो जाते हैं. जहाँ पे हमारी बोन के साथ जुड़ी होती है जॉइंट्स, उनमें बहुत ज़्यादा झटके महसूस होने लग जाते हैं. द एक्सेंट इज़ प्रीडोमिनेंटली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके साथ, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के साथ सेंसोरियल ऑल्ट्रेशंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन महसूस करता है, अपैथी यानी कि उसकी सुध बुध गायब हो जाती है, ड्राउजीनेस यानी कि उसको सुस्ती आती है, और कभी कभी वो कोमा की स्टेज में भी चला जाता है. उसके वाइटल ऑर्गन्स तो वर्क कर रहे होते हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पाता. साइंस ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, ब्रेन के अंदर बहुत टेंशन हो जाती है. स्टेयरिंग एक्सप्रेशन, कभी कभी व्यक्ति सिर्फ घूरना शुरू करता है, एंड वेरिंग डिग्रीज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, जितने भी नर्व से रिलेटेड कोई भी डेफिशिएंसीज है उनके सिम्टम्स शो करने लगता है. तो ये था विटामिन बी के बारे में सारी जानकारी, जिसमें हमने पढ़ा विटामिन B1 की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फूड सोर्सेज के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, देन डेफिशिएंसी. हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, टॉक्सिसिटी, बिकॉज यू नो दैट विटामिन B1 इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. तो जितने भी जल में घुलनशील विटामिन हैं उनकी अधिकता से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जब भी ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी में होंगे तो यूरिन के थ्रू, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, मूत्र के थ्रू ये हमारे शरीर से विसर्जित हो जाएंगे, और इनके उत्सर्जन के दौरान इनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है. इसीलिए इनकी डेफिशिएंसीज आर देयर, बट देयर toxicity and hypervitaminosis is not present in case of vitamins which are water soluble.
Now let's start the same content with vitamin B2, whose scientific name is riboflavin. Riboflavin also is a water soluble vitamin. These all are the parts of B complex vitamin. These this was discovered in milk as a pigment possessing a yellow green fluorescence as early as in 1879. So बहुत शुरुआती सालों में 1879 में इस विटामिन की खोज की गई थी, जब इसको दूध में पाया गया था। और ये एक ऐसा रंगशील पदार्थ है जिसमें येलो ग्रीन कलर की चमक होती है, फ्लोरेसेंट कलर की। However, its role in our body was identified much later. The name riboflavin was given to this vitamin because of its similarity as a part of its structure, which is resembling sugar ribose, and because of its relation to the general group of फ्लेविन्स, क्योंकि ये राइबोस शुगर के जैसी संरचना है तथा फ्लेविन्स की कैटेगरी को, फ्लेविन्स की श्रेणी जैसा है, जो इसकी जो एडिशंस हैं, इसलिए इसको राइबोफ्लेविन का नाम दिया गया था। The food sources of vitamin B2 include, again we have divided the foods into 3 categories. जब भी आप किसी विटामिन या मिनरल की बात करेंगे तो उसके जो भोज्य स्रोत हैं उसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी होती है रिच सोर्सेज यानी कि अति उत्तम स्रोत, दूसरी श्रेणी होती है गुड सोर्सेज यानी कि उत्तम स्रोत, और तीसरी श्रेणी होती है फेयर सोर्सेज यानी कि नॉर्मल, न्यूनतम मात्रा में पाया जाने वाले विटामिन किस भोज्य पदार्थ में होते हैं। तो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 इंक्लूड लिवर, ड्राइड यीस्ट, एग पाउडर एंड मिल्क पाउडर। लिवर यानी कि यकृत, जो कि किसी भी जानवर का हो सकता है, जो मांसाहारी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लिवर ऑफ goat, sheep, chicken, etc. is a richest source of vitamin B2. Then comes dried yeast यानी कि सूखा खमीर, जिसको हम fermented products जैसे कि नान, कुलचे, ब्रेड इत्यादि बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है एग पाउडर, अंडे का पाउडर। अंडे को ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है और फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड मिल्क पाउडर में से भी मिल्क को ड्राई करके, इवेपोरेट करके मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है, और मिल्क पाउडर है जो हम बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कैरी करते हैं, जिसमें पानी को घोलकर दोबारा दूध जैसा घोल बनाया जा सकता है। दीज आर द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन B2, while the good sources include whole cereals, again वही साबुत अनाज, मिलेट्स यानी कि जई, जौ, बाजरा, ज्वार इत्यादि, पल्सेस दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड नट्स, तिलहन एवं मेवे, मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क। मांस, मछली, अंडा एवं दूध में भी विटामिन B2 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फेयर सोर्सेज ऐसे भोज्य स्रोत जिनमें कुछ अमाउंट में विटामिन B2 पाया जाता है। दे इंक्लूड मिल्ड सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, जब हम सीरियल्स को, अनाजों को चक्की में पिसवा लेते हैं वो, तथा उनसे बनने वाले विभिन्न उत्पादन जैसे कि मैक्रोनी, पास्ता, मैदा, सूजी, दलिया इत्यादि। रूट्स एंड ट्यूबर्स, जड़ वाली सब्जियां, ऐसी सब्जियां जो कि ज़मीन के नीचे उगाई जाती हैं, जो धरती के नीचे उगती हैं, जैसे कि आलू, कचालू, शकरकंदी। ऑल दीज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, yam, कोलोकेशिया, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रूट्स एंड ट्यूबर्स। अदर वेजिटेबल्स, अन्य सब्जियां एवं फल। सो ये थे सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के स्रोत। So let's move to functions of vitamin B2. Vitamin B2 also have similar functions like vitamin B1, but few are different. So the first category of the functions of vitamin B2 is precursor of coenzymes. ये सह एंजाइम्स का भी प्रीकर्सर है, पूर्वगामी है। द मेजर फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन इज टू सर्व एज द प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम्स FMN and FAD and of the covalently bound flavins. These coenzymes are widely distributed in metabolic processes. बहुत सारे चयापचय में हमारे जो मुख्य पदार्थ हैं, कार्बोज, प्रोटीन एवं वसा, जब इनका चयापचय होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें विटामिन B2 सह एंजाइम के प्रीकर्सर का पूर्वगामी का रोल प्ले करता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुख्यतः रूप से ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का पूर्वगामी
होने का कार्य निभाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज रोल इन रेस्पिरेटरी चेन। राइबोफ्लेविन बहुत सारे ऑक्सीकरण रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, उनमें उनके रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसमें से हैं कन्वर्जन ऑफ राइबोफ्लेविन टू फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, देन टू द प्रीडोमिनेंट फ्लेविन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दे ऑल अकर बिफोर दीज फ्लेविन्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद वेरियस फ्लेवोप्रोटीन्स। द फ्लेवो कोएंजाइम्स FMN एंड FAD ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर के बहुत सारे ऑक्सीकरण और रिडक्शन के रिएक्शंस में एंड मेटाबॉलिक पाथवेज में, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एनर्जी की प्राप्ति होती है जो कि रेस्पिरेटरी चेन के द्वारा चलती है, बिकॉज श्वसन क्रिया के द्वारा हम वातावरण की ऑक्सीजन को लेकर अपने अंदर जो हमने भोजन का इंटेक किया होता है उस फूड को ऑक्सीकृत करते हैं, तथा उस ऑक्सीकृत भोजन से फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो कार्बोज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाते हैं तथा ऊर्जा हमें ATP के रूप में प्राप्त हो पाती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ विटामिन B2 इज ड्रग एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ड्रग का मतलब जो हम दवाइयाँ लेते हैं अपने शरीर में, कोई भी दवाई का सेवन करते हैं या जो फैट का सेवन, जो वसा का सेवन करते हैं, उनके चयापचय में भी विटामिन B2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लेवोप्रोटीन्स कैटेलाइज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस एंड हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस, डीऑक्सीजनेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हमें इनके जो यूजफुल पदार्थ हैं उनको प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ विटामिन B2 इज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है वो फ्लेवोप्रोटीन्स की बहुत एक खास प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये जो केमिकल्स हैं, ये जो वाइटमिन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें एजिंग से बचाते हैं और विभिन्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचाते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं तथा हमें एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम जल्दी से बूढ़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव रोल। द प्रोटेक्टिव रोल means सुरक्षात्मक भूमिका। राइबोफ्लेविन प्रोटेक्ट्स द ऑक्टोडर्मल टिश्यूज एंड प्रिवेंट्स लेजन्स ऑफ द स्किन, आई एंड नर्वस सिस्टम। राइबोफ्लेविन ameliorates cardiac damage and has an anti-malarial इफेक्ट्स। राइबोफ्लेविन जो है हमारे स्किन के टिश्यूज़ को, ऐसे टिश्यूज़ को जो बिल्कुल बाहर दिखते हैं, आइज़ के, नर्वस सिस्टम के ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये हृदय को भी नुकसान से बचाता है तथा हृदय को सुस्त होने से बचा के रखता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज रेगुलेटरी फंक्शंस, यानी कि चीज़ों को नियंत्रित करना। राइबोफ्लेविन इज कंसर्न विद द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सम हार्मोन्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोज के चयापचय में बहुत सारे हार्मोन्स जो रोल प्ले करते हैं उनको नियमित करने का कार्य राइबोफ्लेविन की मात्रा के द्वारा किया जाता है। अन्य कार्य यानी कि अदर फंक्शंस इंक्लूड राइबोफ्लेविन इंटररिलेट्स विद अदर बी वाइटमिन्स, नोटेबली नाइसिन जो FAD को अपनी फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। ट्रिप्टोफैन से नाइसिन बनाने के लिए FAD की रिक्वायरमेंट होती है। एंड विटामिन B6 जो कि FMN की रिक्वायरमेंट रखता है फॉर कन्वर्जन ऑफ द फॉस्फेट्स ऑफ pyridoxine एंड pyridoxamine to coenzyme pyridoxal 5-phosphate. Riboflavin deficiency slows down the uptake of pyridoxine and decreases the conversion of pyridoxine to its metabolites. pyridoxine यानी कि विटामिन B6 जो हम इसकी नेक्स्ट श्रृंखला में डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ की, उसमें हमें इस बात का ज्ञान होता है कि जो विटामिन B2 है उसकी रिक्वायरमेंट है बहुत सारे विटामिन्स और उनके नए कॉम्प्लेक्सेस को अपनी बॉडी में जनरेट करने के लिए। So students, now let's discuss the recommended dietary allowance of riboflavin which have been included in this presentation by the courtesy of, by the source of ICMR, Indian Council of Medical Research की जो 2010 की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एंड RDS फॉर इंडियन टेबल है, उसके अकॉर्डिंग राइबोफ्लेविन की मात्रा पे अगर आप नज़र डालें तो मेन एंड विमेन के लिए
मेन के लिए 1.4 to 2.1 मिलीग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू सेडेंट्री वर्कर्स, मॉडरेट वर्कर्स एंड हैवी वर्कर्स, यानी कि अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक एनर्जी की तथा अधिक वाइटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सेडेंट्री वर्कर यानी कि जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं उनको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम रहती है सेम एज के लिए। सेडेंट्री वर्कर विमेन के लिए रिक्वायरमेंट इज़ 1.1, वाइल फॉर हैवी वर्कर विमेन के लिए 1.7 है, जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 0.3 और 0.4 मिलीग्राम्स से इंक्रीज़ हो जाती है। इन्फेंट्स यानी कि 0 to 1 ईयर के बेबीज़ के लिए 0.3 to 0.4 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है, वाइल इन चिल्ड्रन 1 to 9 ईयर्स द रिक्वायरमेंट रेंजेस फ्रॉम 0.6 to 1 milligram per day. The adolescent boys and girls or college going boys and girls of 10 to 17 years, they fall under the range of 1.0 to 1.5 milligrams per day of vitamin B2. So again the requirement is very less as compared to the energy intake, but the RD of vitamin B2 depends upon various factors like nutritional and physiological factors which govern the requirements of vitamin B2. Like we have discussed that pregnancy and lactation have increased demand, more energy requirement for your heavy workers. Similarly, vitamin B2 requirements are also increased in heavy workers. Likewise, we have negative nitrogen balance reduces riboflavin requirements and excretion. If a person is not having enough nitrogen in the body, the person is not consuming good quality proteins in the body, then the requirement of riboflavin decreases. Similarly, physical activity reduces urinary riboflavin excretion. जब आप बहुत ज़्यादा शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो मूत्र की जो उत्सर्जन है, जो विसर्जन है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से राइबोफ्लेविन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसलिए जब राइबोफ्लेविन जो है वो बॉडी से निकलता है एक्स्ट्रा यूरिनरी राइबोफ्लेविन के कारण, तो उसमें आपकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पसीना आएगा, जितना ज़्यादा यूरिन पास होगा, उतना ज़्यादा वाइटामिन का लॉस भी होगा एंड इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। सो जब भी शारीरिक क्रियाएं बढ़नी है तो वाइटामिन B2 की रिक्वायरमेंट को इनटेक को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेफिशिएंसी ऑफ vitamin B2, this includes the deficiency. The name is ariboflavinosis. Ariboflavinosis is a nutritional deficiency again which is occurring due to the reduced intake of riboflavin in our diet. This is very common among B complex deficiencies और इसके 3 मेजर क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, जो है एंगुलर स्टोमैटिस यानी कि माउथ के लिप्स के कॉर्नर्स में फटाव आ जाना, ग्लॉसिटिस आपके लिप्स में क्रैकिंग हो जाना, एंड चिलियोसिस लिप्स का बुरी तरह से फट जाना और उसमें से ब्लीडिंग का बाहर आना। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन B1 एंड विटामिन B2। इस प्रेजेंटेशन में हमने इनके सोर्सेज, इनके फंक्शंस, इनकी डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है दैट देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन B2 एज सच, दैट इज़ वाई वी are going to discuss only about the deficiencies. So students, एक बार थोड़ा सा चलते हैं, आपको कुछ MCQs शेयर करती हूँ जिससे आप अपनी रिवीजन कर पाएंगे और आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट MCQ is what is the scientific name of vitamin B1? The options are retinol, thiamine, tyrosine, folic acid. As we have already discussed, the right answer is answer B, thiamine. Deficiency of dash causes beriberi. The answer options are vitamin A, vitamin D, vitamin B2 and vitamin B1. जैसा कि हमने डिस्कस किया, the deficiency of vitamin B1 causes beriberi. So the right answer is answer D, option D. Next question is what is the scientific name of vitamin B2? आप सबको अभी अभी हमने डिस्कस किया है। The options for answers are A, thiamine, B, ascorbic acid, C, riboflavin, D, tocopherol. The right answer is riboflavin, that is option C. Deficiency of vitamin B2 causes which disease? Dash, that is scurvy, rickets, anemia or A, riboflavinosis. The right answer is A, riboflavinosis, which is option D. How many types of infantile beriberi is there?
आप मुझे बताएंगे कितनी स्टाइल की, कितनी टाइप की इन्फेंटाइल बेरी है, सेशव बेरी कितने प्रकार की होती है। द आंसर्स ऑप्शंस आर A 2, B 3, C 4, D 5. The right answer is option A 2. Loss of appetite is a symptom of rickets, scurvy, beriberi or night blindness. Loss of appetite occurs in beriberi, which is a deficiency of vitamin B1. Angular stomatitis is a clinical sign of A. riboflavinosis, beriberi, scurvy or rickets. The right answer is A. riboflavinosis. Angular stomatitis is cracking at the corners of the lips. This occurs when there is deficiency of vitamin B2. राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होठों के कॉर्नर किनारे फट जाते हैं। Now coming to important questions from this unit. The important questions include, पहला प्रश्न जो है वो है enlist the food sources of thiamine. आपको थायमिन के भोज्य स्रोतों के बारे में जानकारी देनी है। Next is discuss the functions of thiamine. थायमिन यानी कि विटामिन B1 क्या कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बेरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम के विभिन्न प्रकारों के बारे में वर्णन करें। विच फूड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B2। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 के अच्छे स्रोत कौन कौन से भोजन हैं। लिस्ट एनी 5 फंक्शंस ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के किन्हीं 5 कार्यों का विवरण दें। राइट नोट्स ऑन थायमिन डेफिशिएंसी। आपको विटामिन B1 की कमी के ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। विटामिन B2 की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को राइबोफ्लेविन की कमी है। So students, these were the important questions from this unit. My special thanks to ज्ञानकोश पोर्टल ऑफ IGNOU, जिसकी वजह से इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मुझे बहुत मदद मिली। एंड there are different modules of IGNOU जो आप लोग सर्च कर सकते हैं। They are available on internet. There are different modules on vitamins and micronutrients which can be a useful tool for your preparation of exams. The references and suggested readings, the books which you can read for a better understanding of these topics include Bamji MS, Textbook of Human Nutrition, New Delhi, ये आप लोग देख सकते हैं। ICMR की Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowance of Indians, जो मैंने आपके साथ टेबल्स के थ्रू शेयर किया। शुभांगिनी A जोशी की जो बुक है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और यू कैन गो थ्रू द बुक Nutrition Science by B. Sri Lakshmi, which will be helpful to you for understanding the topic of vitamins. Thank you so very much for your patient listening. See you soon. Bye-bye.